नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद मुबशर और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर जहां एक तरफ सरकार कई ठोस कदम उठा रही है, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकारें अपने अपने तरीके से उस पर अंकुश लगाने में लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से बचने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इस महामारी में किस तरीके से अपनों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, और ख़ासकर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें, और दूसरी तरफ जिनको कह सकते हैं अस्थमा के जो मरीज़ हैं, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, वो अपना किस तरीके से ध्यान रखें। उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ सकते हैं, अपने आपके जो सवाल हों वो सवाल रख सकते हैं, डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मैं अपने दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। हमारे साथ दो बड़े हॉस्पिटल के, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। फीमेल डॉक्टर होंगी डॉक्टर श्वेता गुप्ता, जो आईवीएफ और महिला रोग विशेषज्ञ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर अवी कुमार होंगे एस्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल से, जो फिनोमिनलिस्ट हैं और जो कह सकते हैं कि वो जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से इस महामारी में सावधानी बरतें और किस तरीके से जो कह सकते हैं कि साथ में जो इस टाइम कोरोना का लेकर जो ख़ास तौर पर सरकार की गाइडलाइंस है उनको कैसे फॉलो करें, जो डॉक्टरों की गाइडलाइंस हैं उनको कैसे फॉलो करें। इन सब चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महामारी में हम अपना और अपनों का बचाव कैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और बच्चे, जो लोग इस संक्रमण से बहुत आसानी के साथ संक्रमित हो सकते हैं, उनको किस तरीके से उनका ख्याल रखा जाए। वो महिलाएं जो बाहर काम पर जाती हैं वो किस तरीके से सावधानी बरतें। जिन महिलाओं को प्रॉब्लम्स हैं कुछ, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे लंग्स की हो, चाहे किडनी की हो या दूसरी भी जो बीमारियां हैं, जो इस तरीके के मरीज़ हैं, और ख़ासकर महिलाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महिलाओं को आम दिनों में जो परेशानियाँ होती हैं उनमें भी वो अपना ख्याल कैसे रखें, हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं डॉक्टर श्वेता गुप्ता, जो महिला रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ विशेषज्ञ हैं, जो बीएल कपूर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं और कोरोना वॉरियर के तौर पर एक तरीके से डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वागत है आपका डॉक्टर श्वेता, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दूसरे डॉक्टर्स हमारे पास डॉक्टर अवी कुमार हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में इस वक्त फिनोमिनलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आप दोनों लोगों से हम बातचीत करेंगे, हमारे कुछ सवाल होंगे, कुछ जो हमारी जनता जो हमारे साथ जुड़ेगी अभी आने वाले वक्त में, अभी वो फ़ोन करके जो पूछेंगी, हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोग उन सवालों के जवाब उनको दें ताकि वो अपना और अपनों का ख्याल इस महामारी के वक्त रख सकें। सबसे पहले मैं रुख कर लूँ डॉक्टर अवी कुमार का। डॉक्टर अवी कुमार, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस हैं, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो उपाय अपनाने के लिए बोला गया है, उन सभी चीज़ों में किस तरीके से जो पेशेंट हैं जिनको अस्थमा की बीमारी है, जिनको लंग्स की बीमारी है, वो अपना ख्याल, अपनी देखभाल, सावधानी कैसे बरत सकते हैं। जी नमस्कार सब दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक तो ये चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पहले से ही कुछ लंग की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, दमे की बीमारी है, सीओपीडी की बीमारी है, अपनी दवाइयाँ बिल्कुल मत छोड़िए। जो भी आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आप कंटिन्यू रखिए। दूसरी चीज़, जिस तरह की सावधानी सरकार ने हमें बताया है कि स्टे होम स्टे प्रोटेक्टेड, ये बहुत ही अच्छा नारा है कि आप घर पे रहिए और अपना प्रोटेक्शन घर पे ही अपने आप होता रहेगा। तीसरी चीज, अपने हाथ जरूर धोते रहिए। हम चीज कहते हैं रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स मतलब जब भी हमने कुछ
खाना खाना है या हमने वॉशरूम जाना है तो अपने हाथ जरूर धोते रहना है। दूसरा, जब भी हमें छींकें आती हैं या खांसी आती है तो मुंह पे टिश्यू लगाना है। अगर टिश्यू नहीं है तो अपनी बाजू आगे करके एल्बो को यूज करना है कि जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स आपकी स्नीजिंग के थ्रू निकलते हैं, वो हवा में ना जाएं और इंफेक्शन ना करें किसी को। और जो भी आप टिश्यू यूज करते हैं उसे डस्टबिन में उसे डिस्ट्रॉय करिए, खुला मत छोड़िए, क्योंकि ये भी सोर्स बन सकते हैं किसी इंफेक्शन के। तीसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखेंगे तो जो एयर पार्टिकल्स के थ्रू जो वायरस ट्रेवल करता है वो नहीं होगा आपको ट्रांसमिट और आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अपना एक हेल्दी खाना खाइए, पानी खूब पीजिए, विटामिन सी लेना है अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो लीजिए, जिंक लीजिए अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ये सारी एहतियात आप बरतते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप कोरोना से बचे रहेंगे और अपनी दवाइयां भी कॉन्टिन्यूअस लेते रहेंगे। बिल्कुल, ये कहा जाता है डॉक्टर साहब जी कि जानकारी ही बचाव है। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कुछ सवाल हमारे दर्शकों ने हमें भेजा था जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। उनका ये कहना था कि जो इस बीमारी से संक्रमित हैं, यानी जिनको लंग्स की बीमारी है, जिनको अस्थमा की बीमारी है, उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनमें ये वायरस किस तरीके से अटैक करता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? जनरली जो भी अभी तक स्टडीज देखी गई हैं, कोरोना वायरस 85 to 90% पेशेंट्स में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स करता है, जैसे थोड़ा बहुत नजला जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार एक दिन के लिए हो गया। जो 15% बाकी के 10 से 15% पेशेंट्स होते हैं उनमें ये मॉडरेट टू सीवियर डिसीज करता है और लगभग 2 से 3% पेशेंट्स में ये बहुत सीवियर और क्रिटिकल डिसीज करता है। जो देखा गया है कि 65 साल से ऊपर जो भी लोग हैं प्लस उन्हें जिनको दमे की दिक्कत है या सीओपीडी की दिक्कत है या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या कार्डियक दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है, उनमें ये डिसीज बहुत ही जल्दी उनको पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो अपना सावधानी इसी तरह आप बरत सकते हैं कि जब भी कहीं भी जाइए अपना सैनिटाइजर जिसमें 70% अल्कोहल होता है वो यूज करिए। अपने हाथ को किसी भी सरफेस पे मत छुइए। अगर कहीं हाथ लगाते भी हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, या अगर सोप एंड वाटर है तो 20 सेकंड अपने हाथ को सोप और वाटर से धो लीजिए। जब भी कोई खांसी या छींकें आती हैं हमेशा टिश्यू का यूज करिए, ओपन में मत कर। वो चीज नहीं है तो अपनी एल्बो इस्तेमाल करके एयर पार्टिकल्स को वहीं कैप्चर कर लीजिए, एयर में डिस्ट्रीब्यूट मत होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठिए, 3-4 दिन वेट कर लीजिए। अगर ठीक हो जाते हैं तो आप फिर ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस जाने से ये भी रहेगा कि आप बीमार हैं तो आपके साथ सहकर्मी भी बीमार होने का डर रहेगा या सहकर्मियों से आपको और बीमारी होने का डर रहेगा। तो अपने आप को स्वस्थ रखें और सावधान रखें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, अभी आपने सही कहा कि जायज़ सी बात है, जानकारी अगर होगी तो उसमें फिर उसका ख्याल भी रखा जाता है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। हम रुख करते हैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता का। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ में। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं में जिस तरीके से जिनके छोटे बच्चे हैं, जो वर्किंग वुमेंस हैं, या जिनको हर महीने के अपने एक अलग समस्या से जूझना पड़ता है, या ये कहें कि जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको? डॉक्टर श्वेता, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। डॉक्टर श्वेता को मेरी आवाज़, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने के लिए। तब तक डॉक्टर, अभी एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपको। अभी जैसे कि आप लोग लगातार, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे, हम भी फील्ड पे जब जाते हैं देखते हैं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इस वक्त सबसे ज़्यादा
तो क्या ये माना जाए हॉस्पिटल में जिस तरीके से रख रखाव है या जिस तरीके से आप लोगों के पास केसेस आ रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के केसेस हैं या सिम्टम्स किस तरीके से मिलते हैं जो पेशेंट, खासकर जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो कह सकते हैं लंग्स के पेशेंट्स होते हैं? जनरली देखिए, जो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जिनको थोड़ा बहुत एस्थमा है या कोई थोड़ा बहुत लंग डिसऑर्डर है, उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं। माइल्ड सिम्टम्स इन द फॉर्म ऑफ कि भाई थोड़ा बुखार होता है एक दिन, या खांसी थोड़ी बहुत हो जाती है, शरीर टूटता है, गला दर्द होता है, ये चीजें हो रही हैं और वो जल्द भी हो रहे हैं। रिकवरी रेट भी हमारा काफी तेजी से बढ़ रहा है। पेशेंट्स जो ज्यादा खतरे वाले हैं, जिनको जैसे डेंजर साइंस हम कहते हैं, जिन पेशेंट्स को ज्यादा सांस फूलना शुरू हो गया या उनका ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया या छाती में भारीपन शुरू हो गया या कुछ एब्डोमिनल सिम्टम्स जैसे दस्त लग गए या वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई, इन सबको हम डेंजर सिम्टम्स कहते हैं। अगर पेशेंट इस तरह प्रेजेंट कर रहा है तो वो पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर डिसीज में जाता है। उन पेशेंट्स को हो सकता है ऑक्सीजन और हो सकता है आईसीयू की जरूरत पड़े। जनरली जो पेशेंट ओल्ड हैं, जैसे 65 साल से ऊपर है, जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है, जैसे किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है या लंग्स की बीमारी है, उनमें हम ज्यादा देख रहे हैं कि उनमें ही ये मॉडरेट टू सीवियर डिसीज ज्यादा पाया जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर भी एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि जो अभी कई सारे केसेस ऐसे दिल्ली और समेत पूरे देश में आए कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर बहुत सारे मरीजों की मृत्यु हो गई कि उनको बाद में ये पता चला कि वो पॉजिटिव ज़रूर थे, लेकिन उनको बीमारियां कुछ और थी, चाहे वो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो या फिर कह सकते हैं किडनी की प्रॉब्लम हो। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीजों को क्या कुछ खास देखभाल करनी चाहिए? इसमें किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी, हमारे पास जो चीज सावधानी के लिए है, सबसे पहला तो हाथ, जब भी जहां पे भी जाए, किसी चीज को भी छुएं, आप अपना सैनिटाइजर अपनी जेब में रखिए जहां पे भी। और दूसरी चीज है, जब भी आपने अपने हाथों को कंट्रोल में रखना है, हाथों को मुंह पे, नाक में या आंखों पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहीं से ये वायरस अंदर ट्रांसमिट हमारी बॉडी के अंदर होगा। तो अपने हाथों को साफ रखिए, आइदर सैनिटाइजर यूज करके या साबुन और पानी लेकर। अगर हाथ साफ रहेंगे तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का डर कम रहेगा। दूसरा, उन हाथों को मुंह पर मत लगाइए या नाक पे मत लगाइए, आंखों पर मत लगाइए, क्योंकि वहां से ये चीज वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तीसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना घर पे बैठिए, स्वस्थ खाइए, अच्छा खाइए। तो अपनी ये सावधानी अपने आप, कोई ये जो वायरस है ऐसे नहीं ट्रांसमिट होगा। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, कुछ कहीं बाहर की चीजों को छुएंगे, तभी ये चीजें आप तक पहुंचेंगी। तो अपने आप को आप स्वस्थ रखेंगे, सावधान रखेंगे, तभी इन चीजों से बच पाएंगे। बिल्कुल, सावधानी ही बचाओ जैसा कहा जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जो सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, कुछ जो कॉलर्स हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, जो कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे जो जुड़े हैं वो आते हैं। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपको विराम दूंगा। मेरे साथ डॉक्टर श्वेता जुड़ गई हैं दोबारा। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। महिलाओं को जिस तरीके से लगातार परेशानी होती है, चाहे वो वर्किंग वुमेन्स हों या फिर वो वुमेन जो हाउसवाइफ हैं लेकिन उनके बहुत छोटे बच्चे हैं, और ख़ासकर वो महिलाएं जिस तरह जो गर्भवती हैं, वो इस कोरोना काल में किस तरीके से अपना बचाव कर सकती हैं और किस तरीके से कह सकते हैं कि उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, सबसे पहले उनको हर चीज सिखाई जा रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सारी गाइडलाइन जारी की जा रही है कि अपने हाथों को रेगुलरली धोना है। एल्कोहल बेस्ड रब नहीं है आपके पास तो सोप से धोएं, पानी से धोएं, लेकिन हो सके तो आप सैनिटाइजर यूज करें और स्पेस रखें, एक दूसरे के बीच स्पेस रखें, ज्यादा क्राउडिंग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आईज को टच नहीं करना, नोज, माउथ, उन सबको टच नहीं करना। और लास्ट थिंग इज कि रेस्पिरेटरी हाइजीन बहुत जरूरी है।
अपने माउथ वॉश करें, रेगुलरली ब्रश करें एंड नोज को, अगर आपको छींक आती है कुछ आती है तो अपने नोज को अपनी बेंट एल्बो से ही कवर करके रखें, कि अगर कोई इशू है तो उससे कवर करके रखें और उसको तुरंत ही डिस्कार्ड करें। तो इस तरह से हम प्रेग्नेंट महिलाओं का बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, महिलाएं जो खासकर कह सकते हैं, क्योंकि आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और वुमेंस को ज़्यादातर आप लोग देखते हैं, कोरोना के जो मरीज़, संक्रमित मरीज़ आ रहे हैं उसमें महिलाओं को क्या सिम्टम्स पहले नज़र आते हैं, और ख़ासकर उन महिलाओं में जो गर्भवती होती है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है? देखिए, प्रेग्नेंट फीमेल में ऐसा नहीं है कि सबसे पहले कोई कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स हमें नहीं देखने को मिलते। बस ज्यादातर जो जितनी महिलाएं में ज्यादातर थोड़ी बहुत जितनी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको थोड़ा बहुत फीवर होता है। अगर वो फीवर 100 से ऊपर है, बॉडी डॉक्टर श्वेता, मैं आपको रोकना चाहूँ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं नोएडा से, अंकित शर्मा। अंकित, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी अंकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ मैं। जी अभिषेक शर्मा, माफ कीजिएगा। जी अभिषेक जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारे दोनों पैनल से। ये पूछा था, अस्थमा के जो बीमारी होती है उसके लिए क्या क्या सुझाव सावधानी के लिए? किस चीज के बारे में कह रहे हैं आप? अस्थमा के लिए। अस्थमा के लिए। डॉक्टर अभी कुमार, आपको आवाज पहुंच रही है? अभिषेक जी हैं। हाँ जी। देखिए, अस्थमा के लिए जो आपकी जो मेंटेनेंस मेडिसिन चल रही हैं वो तो आपने कंटिन्यू करना ही है सर। उससे ये है कि अपना रेगुलर वैक्सीन लगवाते रहिए। फ्लू की वैक्सीन जो साल में आती हैं एक बार अक्टूबर नवंबर में, वो लगवाते रहिए। अपनी मेंटेनेंस जो मेडिसिन चलती हैं वो कंटिन्यू रखिए। बाकी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, हाथों को साफ रखिए, हाथों को कंट्रोल में रखिए, अपने आंखों, नाक, मुंह पर नहीं लगाना है। अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट रखिए कि कहीं भी खुले में नहीं छींकना है। जब भी यूज करना है आपने टिश्यूज यूज करने हैं और उन्हें डस्टबिन में डिस्ट्रॉय करना है। और अपना किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं है। अपने हाथों को स्वच्छ रखेंगे तो इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। डॉक्टर, अभी एक चीज़ और मैं भी जानना चाहूँगा, जो अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट क्या उनको ऐसा भी किया जा सकता है कि उनको एक सेपरेट रूम में रखा जाए, उनका जो डस्टिंग है वो प्रॉपर हो, जो कह सकते हैं कि ऐसी एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है उनसे थोड़ा सा और दूर रखा जाए? और ख़ासकर क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से देखा ये गया है, अमूमन जब हम लोग फील्ड पे होते हैं तो कफ ज़्यादा हो जाता है, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ संभव है कि उनको अगर सेपरेट एक रूम में रखा जाए, जिनको पूरे तरीके से क्वारंटाइन करके, क्योंकि डबल मार एक तरीके से पड़ती है उनके ऊपर, एक तो कोरोना का अटैक जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरी तरफ अस्थमा का उनको प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए सर, ऐसा होता है कि हमारे दिल्ली एनसीआर में वैसे भी पोल्यूशन काफ़ी है, तो अस्थमा के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ते रहते हैं हर साल। इस समय लॉकडाउन के समय एयर काफी प्यूरिफाई हो गया, तो उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन हम एक कॉज मानते थे अस्थमा का, वो खत्म हो गया। हाँ, मगर ये है कि वायरल इन्फेक्शंस भी अस्थमा को एक्सरबेट कर सकती हैं, उसे बढ़ा सकती हैं, उसके सिम्टम्स को दुगना तिगना कर सकती हैं। तो अपने एक तो यही है कि हाथों को साफ रखेंगे, अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को यूज करेंगे। दूसरी चीज जहां तक रहता है कि अस्थमा के पेशेंट्स को अलग कमरे में रखना, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स अगर अपनी मेंटेनेंस थेरेपी लेते रहेंगे तो वो नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल काम कर सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं। जो पेशेंट्स को और कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। ज्यादातर जब भी एयर पोल्यूशन होता है, हम पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं घर पे, कि भाई वो स्वच्छ रहे, वो जो रूम जहाँ पे एयर वो कर रहे हैं वो स्वच्छ एक्स्ट्रा, मतलब ये कहा जाए कि एक्स्ट्रा केयर की जरूरत उनको ज्यादा होती है थोड़ा सा। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जैसे लगातार मरीज आपके पास आते होंगे, जो फीमेल्स हैं खासकर,
उनमें जैसे वो अस्थमा का पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती है वुमेन, लेकिन वो अस्थमेटिक भी होती हैं, दूसरी तरफ और भी कई सारी जो वुमेन्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी होती हैं, तो उनको किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए? देखिए, बचाव सिर्फ एक ही है, जितना आप कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो ऑलरेडी डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और जितना अपने आप को सैनिटाइज रखेंगे, हाथों को क्लीन रखेंगे और ज्यादा भीड़ भारी जगह पे आप नहीं जाएंगे, तो ये सब चीजें हैं जिससे आप प्रिकॉशन रख सकते हैं। और अवॉइड है कि नॉन एसेंशियल जैसे यूज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको अगर जरूरत नहीं है तो मत यूज करिए अभी जब तक पॉसिबल है। एंड जितना हो सके घर से काम करें व्हेन पॉसिबल। एंड अगर किसी पेशेंट को बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर श्वेता, एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव सिंह जी हैं। संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी संजीव जी, आप अपना सवाल रखें। मेरा सवाल है श्वेता जी से, ये जो अभी जो लॉकडाउन 5 जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, श्वेता मैम आप इसको किस नजरिया से आप देख रहे हैं इसको आप? क्योंकि जो कंडीशन हमारे मतलब जो देश की बनी हुई है, कहीं सुधार हो या कंट्रोल में, कंडीशन दिन से दिन बिगड़ते जा रहा है और इस चीज को सरकार भी नहीं मान रही, कहीं भी राज्य सरकार भी नहीं मान रही है कि हमारे कंट्रोल में, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा है कंट्रोल में। तो अपनी जो कंडीशन वो जनता अपने आप को बचाव कैसे कर सकता है, वो आप मुझे बताइए। डॉक्टर श्वेता, ये थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा संजीव जी चले गए कि सरकार ने अनलॉक किया है, लॉकडाउन 5 के बाद भी थोड़ी सी छूट मिली है, तो आप अपनी राय जरूर रख सकती हैं इस पे। जी देखिए, जितनी छूट मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घूमने चले जाना है या आपको गैदरिंग करनी है या आपने स्कूटी उठाई और निकल लिए घूमने के लिए, तो ये सब चीजें ना करें। इससे आप ही इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, इससे आपका पूरा परिवार इफेक्ट हो रहा है। बचाव के लिए हर चीज सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रही है। इस पे सरकार पे उंगली उठाने की बजाय आपको अपनी तरफ पहले देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने ये गलत स्टेप उठाया तो आपकी फैमिली परेशानी में आ जाएगी। आप तो आएंगे, लेकिन साथ में आपकी फैमिली भी आएगी, और आपकी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी माँ। तो कोई नहीं चाहता कि अपनी माँ को कोई प्रॉब्लम हो या किसी को भी अपने फादर को कोई दिक्कत हो। तो सबसे अच्छा है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो की जाए। सरकार आपकी भले के लिए कर रही है, किसी चीज के लिए गलत नहीं कर रही है। बिल्कुल, हम भी ये बार बार अपने दर्शकों को ये कहते हैं कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि अगर अननेसेसरी या बिला वजह अगर आप बाहर निकलते हैं, अमूमन जब हम लोग भी फील्ड पे होते हैं तब ये देखते हैं, डॉक्टर श्वेता मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, डॉक्टर अभी आपसे भी, कि अमूमन आप लोग भी जब जाते होंगे अपने घर से हॉस्पिटल, ऑफिस या दूसरे पेशेंट्स को देखने के लिए, सड़कों पर अनलॉक का मतलब ये हो गया कि पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। ऐसा नहीं है, आपको छूट दी गई है कि आप जो आपका डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा ना बिगड़े, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हुआ और कई सारी चीज़ें जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उनका पालन भी आपको करना है, क्योंकि सरकार आपको गाइडलाइन दे सकती है, पालन अमूमन हमको और आपको ही करना है। तो आम जनता को भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। चलिए डॉक्टर श्वेता, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे जानना है कि अभी जिस तरीके से कोरोना महामारी से, मैं अपने देश की नहीं पूरी दुनिया की अगर बात करूँ, लगातार इसमें आ रहा है, और नंबर्स क्या लगता है आपको, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है या कम है? नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं ज्यादा ग्रसित हो रही हैं या पुरुष कम ग्रसित हो रहे हैं। दोनों चीजें इक्वल हैं, बट डिपेंड करता है कि किसी को कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। अगर किसी को शुगर है, बीपी है या हार्ट के पेशेंट्स हैं या एस्थमेटिक हैं, तो उनको जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है तो वो जल्दी कैप्चर करेंगे। जैसे कि इनमें आते हैं, सबसे पहले आपके न्यूबॉर्न्स आते हैं। न्यूबॉर्न्स की इम्यूनिटी बिल्कुल ही कम, मतलब ना के बराबर ही होती है, क्योंकि वो पैदा ही हुए होते हैं, एक नया जीवन मिलता है उन्हें, तो उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं। एंड प्लस जो मोर देन 40 ईयर्स की फीमेल हैं या मेल हैं विद कोमॉर्बिडिटी के संग हैं, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं। एक महिला ने सवाल किया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं महिलाएं, वो किस तरीके से इस जो है चीज़ को ध्यान रखें, उसमें सावधानी बरतें?
देखिए, अगर महिला ब्रेस्ट फीड करा भी रही है तो ब्रेस्ट फीड करा सकती है, लेकिन ब्रेस्ट फीड कराने से पहले उसको अपने जितने आसपास का एरिया है पूरा क्लीन करना है। बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, या किसी सोप से धो सकती हैं। फिर अपने बच्चे को टच करें, और जो एरिया है जहाँ निप्पल वाला जो एरिया है वहाँ उसको क्लीन करके तब वो फीड कराएं, और खुद भी मास्क पहने रहें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर श्वेता, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। एक दर्शक नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं, अजय गौड़। अजय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं, हमारे दोनों पैनलिस्ट आपके सामने। मेरा सवाल मैम से है। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो प्रेग्नेंट महिला है वो किन चीजों का ख्याल रखें, और डिलीवरी टाइम तो उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इन चीजों का ख्याल रखें। देखिए, सबसे पहली चीज है कि प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं को हर चीज का ख्याल रखना है। एक तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, और सबसे पहली चीज कि जो उनके आसपास के रिलेटिव हैं उनको महिलाओं को अच्छे से उनकी केयर करनी है, उन्हें समझाना है अगर वो कोरोना पॉजिटिव है भी या नहीं भी। तो उनको थोड़ा सा मेंटली काउंसलिंग करनी पड़ती है ऐसी महिलाओं की, क्योंकि बहुत सी महिलाएं एंशियस होती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, और जो अर्ली प्रेगनेंसी है या अर्ली डिलीवरी हो रही है तो इट्स नॉट रिलेटेड विद कोरोना वायरस की। अर्ली डिलीवरी हो रही है तो वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। अभी तक ऐसी भी कोई भी हमें डाटा वहां से नहीं मिला है कि अर्ली डिलीवरी के चांसेस भी हो सकते हैं। बट उन्हें भी यही बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को जितना ज्यादा है क्लीन रखें, और खुश रहें, और आने वाले मोमेंट को वो फील करें कि कैसा होगा मेरा बच्चा, क्या होगा, कैसा होगा, क्या क्या मैं करूंगी उसके लिए। वो अपने मन में ये विचारधारा लाएं ताकि वो अपने आने वाले बच्चे के लिए वो सब कुछ कर सकती हैं। और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, फोन इतना ज्यादा यूज ना करें। जब लेबर पेन्स होते हैं तो मोस्टली महिलाएं कभी कीर्तन सुनना पसंद करती हैं, कुछ महिलाएं पाठ करना पसंद करती हैं, कुछ लोग होती हैं वो अपनी फोटो अपडेट करती हैं। पर ये सब चीजें करना भी ठीक है, अच्छा है, बट आप न्यूज से थोड़ा दूर रहें। प्रेग्नेंट महिलाओं को न्यूज से थोड़ा इस टाइम दूर रहना चाहिए, ताकि वो मेंटल आपका लेवल खराब हो जाएगा। आपके में एंशियस थिंग्स ज्यादा रहेंगी, आप सोचेंगी ज्यादा कि भाई मुझे अगर कोरोना है, मेरे बच्चे को कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कब मैं मिल पाऊंगी अपने बच्चे से। तो ये सब चीजें अभी महिलाएं ना सोचें, और प्रेगनेंसी जैसे है उसे कंटिन्यू करें और खुश रहें उसमें। मतलब कहने का ये है कि कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो खासकर प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो माइंड अपना मतलब स्ट्रेस ज़्यादा ना लें इन सब चीज़ों को, सोशल मीडिया का ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि न्यूज़ से दूर रहें। तो मैं उसी चीज़ मैं इसी चीज़ एक बार और जानना चाहूँगा। एक चीज़ मेरे जहन में भी आई बात कि जो महिलाएं गर्भवती हैं और अगर इन केस वो पॉजिटिव हो जाती हैं, कोरोना पॉजिटिव अगर होती हैं, तो वो किस तरीके से अपना ध्यान रखें कि उनको क्या बचाव करना चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि नॉर्मल सोशल डिस्टेंसिंग और आप हैंड सैनिटाइज, हैंड वॉश करता नॉर्मल, तो ये तो गाइडलाइन है, मास्क आप बाहर निकल रहे तो मास्क लगाएं, लेकिन उनके लिए क्या और सावधानियां बरतनी उनको चाहिए? देखिए, उनको सावधानियां वही हैं जो मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अगर पेशेंट डिलीवरी वाली पेशेंट है या प्रेग्नेंट पेशेंट है, वो पॉजिटिव आती है तो उसे एंशियस नहीं होना है। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर आप पॉजिटिव आई हैं तो तुरंत अपने पास जितने भी आपके नियर बाई डॉक्टर हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, या मिडवाइफरी हैं, या लोकल अर्ली प्रेगनेंसी कोई यूनिट है आपके पास में, तो स्ट्रेट अवे जाएं, वहां से डिस्कस करें। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, पेल्विक पेन है, क्रैम्पिंग है, ब्लीडिंग है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, तो उसे भी थोड़ा उसमें सोचें कि वो क्यों हो रहा है और क्या क्या वजह है, कि ये वजह कोरोना वायरस है या ये वजह कुछ और है। तो अपनी सारी दिक्कतों को उनको बताएं, छुपाएं नहीं। कोरोना वायरस लोग अगर पॉजिटिव भी हैं तो लोग घर बैठ के उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसे ट्रीटमेंट घर में पॉसिबल है, बट बिल्कुल ये डॉक्टर श्वेता, ये आपने एक बहुत अहम बात बोली है कि लोग अमूमन कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिले जिन लोगों ने अगर वो पॉजिटिव हुए भी या उनको संक्रमण कुछ सिम्टम्स नज़र भी आए तो वो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। प्राइम न्यूज़ लगातार आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण दिखते हैं उनको छुपाइए मत, इग्नोर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टरों से अपना चेकअप ज़रूर कराएं। दूसरी, डॉक्टर अभी मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे कि लगातार हमारे देश में कह सकते हैं हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, लंग्स के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बिटवीन लॉकडाउन जो है काफ़ी अच्छा जो एयर प्यूरीफाई भी हो गया, कह सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते एक बहुत बड़ा ये रहा कि जल वायु ये पूरी तरीके से स्वच्छ अगर हम कहें तो 90% तक हो गई है।
तो इस कोरोना काल में अगर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं, जैसे आपने भी बताया और दूसरे भी डॉक्टर्स हमें जिस तरीके से बताते हैं कि जो सांस लेने में जिनको परेशानी होती है, क्योंकि अमूमन कोरोना में भी शायद मेन चीज़ यही होती है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ये इन्फेक्ट किस तरीके से करता है, रिएक्ट किस तरीके से करता है अगर कोई पॉजिटिव हो गया इस केस में? तो जनरली जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें और लक्षण भी होते हैं, जैसे बुखार आना, सूखी खांसी होना, सांस आना एक हम डेंजर साइन मानते हैं इसमें, क्योंकि जनरली जिन पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत और परेशानी आनी शुरू हो जाती है वो मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में चले जाते हैं। गले में खराश होना, गला दर्द होना, नाक बहना, बॉडी एक होना, जिस तरह वायरल प्रेजेंट करता है कि छोटा सा बुखार की जो है 2 दिन से बुखार हो रहा है और खांसी शुरू हो गई और बदन दर्द होना शुरू हो गया और नज़ला जुकाम शुरू हो गया, तो इस तरह जनरली जो हमारे कोरोना के पेशेंट्स होते हैं इस तरह ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि और क्या कुछ ऐसे नए मामले डॉक्टर अवी मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या देखने, क्योंकि आप रोज़ अलग अलग मरीज़ों को आप देखते हैं, क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जब पेशेंट इस तरीके के आपके सामने आते हैं? तो बिल्कुल, एक्चुअली कोरोना की जो सिम्टम्स हैं, मैंने जो आपको ये मेन सिम्टम्स बताए हैं, बुखार, खांसी, गले में दर्द, मसल एक, बॉडी एक, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, ये सब जनरल सिम्टम्स हैं जो बहुत कम बिल्कुल अमूमन, क्योंकि डॉक्टर साहब ये मौसम चेंज की वजह से भी अमूमन होता है, चाहे वो हल्का फीवर आ गया 1-2 दिन का, या फिर कोल्ड हो गया, या गले में दर्द होना, बॉडी पेन होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। लेकिन क्या कोरोना में सेम सिम्टम इसी तरीके से और ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं? जनरली कोरोना में जो जनरली यंग पेशेंट्स हैं उनमें तो हम यही सिम्टम्स पा रहे हैं और वो 2-3 दिन में ठीक भी हो, उनके सिम्टम्स गायब भी हो जा रहे हैं, एक्सेप्ट के मसल एक, बॉडी एक, मसल एक, ये चीजें थोड़ा परसिस्ट कर जा रही हैं और ज्यादातर यंग पेशेंट 7 से 10 दिन में रिकवर भी हो रहे हैं। मगर जो पेशेंट्स जो हार्ट के पेशेंट्स हैं बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, उनका देखते हैं कि हार्ट की गति बढ़ गई, जनरली पेशेंट एरिथमियाज में चले गए, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो गए, या एमआई की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ये थोड़े एटिपिकल सिम्टम्स हैं। कोई पेशेंट डायरिया या वॉमिटिंग लेकर आ रहे हैं, उनका करवाते हैं तो उनका पॉजिटिव आ जाता है, उनका सीटी करवाते तो नीचे निमोनिया दिखता है, तो ये थोड़ा एटिपिकल सिम्टम्स में भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हार्ट के पेशेंट हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं या एरिथमिया की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, या कुछ पेशेंट वॉमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर श्रद्धा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, और मेरे पास अभी वही जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं, क्या ऐसा पॉजिटिव है या इस तरीके से ये संभव है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो वो जो उनका होने वाला बच्चा है वो भी पॉजिटिव हो सकता है? क्या ऐसी कुछ चांसेस हैं या इसमें किसी नहीं, तरीके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांसेस ऐसे नहीं होते हैं। We still do not know if a pregnant woman with COVID-19 can pass the virus to her fetus or a baby during pregnancy or delivery. To the date, the virus has not been found in a sample of amniotic fluid and breast milk and the placental things. और ख़ासकर ऐसी महिलाएं जो हैं उनको अपनी, जैसे क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है, जैसे हम लोग भी इस तरीके को इस चीज़ को देख रहे हैं लगातार, कि अपनी इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। अमूमन महिलाएं कहती हैं कि इस समय में भूख नहीं लगती है, चाहे वो प्रोटीन हो, आयरन हो, आपका विटामिन हो, जो रेगुलर डाइट लेनी चाहिए वो नहीं ले पाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए जिनसे उनकी इम्यूनिटी पावर और बूस्टअप हो? एक्चुअली देखिए, जरूरी नहीं है कि इम्यूनिटी महिलाओं को प्रोटीन ही खाना है या ये सब चीजें नॉर्मल बाहर का ही फूड खाने से ही इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। मोस्टली महिलाएं हैं जो आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट मार्केट में है, आप फ्रूट्स खाइए, डेली फ्रूट्स खाइए, कोई मना नहीं करता कि फ्रूट्स नहीं खाने हैं। अगर जिसको शुगर है तो उसको शुगर वाले फ्रूट्स नहीं खाने हैं, जिसको अगर बीपी है तो उसको नमक नहीं खाना है। बिल्कुल। और ये जो शुगर के पेशेंट हैं अगर महिलाएं, तो उनको किस तरीके से एहतियात बरतनी चाहिए?
देखिए, अगर शुगर के पेशेंट हैं तो उनको तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कैप्चरिंग करने के, कि वायरस जल्दी कैप्चर कर सकता है। और अगर वायरस जल्दी कैप्चर करता है तो वो अच्छा है कि वो अपना डाइट पे कंट्रोल रखें और अपना शुगर मॉनिटरिंग करें। वो अगर रेगुलरली, अगर वो टैबलेट पे ही शुगर मॉनिटरिंग हो रही है उनकी तो ठीक है। अगर जो महिलाएं इंसुलिन ले रही हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रही हैं, तो उनको तो अपना शुगर का ध्यान रखना है, अपने पास मॉनिटर रखें ताकि वो शुगर का ध्यान रख सकें अपने शुगर मॉनिटर से। बिल्कुल। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से, अनुज शर्मा। अनुज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है जी, अपना सवाल रखें जी। सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे भी कोई भी फ्लू हो रहा है सर, कोल्ड हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ी सी सांस ज्यादा फूल रही है इस टाइम पे। मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा? सांस कम फूल रही है। डॉक्टर अभी ये सवाल शायद आपके लिए है कि जो पूछ रहे हैं, अगर मैं सुन पाया हूँ सही से, कि जो सांस ज़्यादा फूल रही है उनको किस तरीके से। अनिरुद्ध जी, आप अगर अपना सवाल दोहरा दें तो डॉक्टर साहब आपको जवाब दे सकते हैं। अब जैसे जुकाम हो रहा है, जुकाम नॉर्मल भी होता है, लेकिन सर अब जो जुकाम हो रहा है उसमें टेंशन के हमारे सांस भी फूलती है। इसका क्या प्रिकॉशन है कि सर सांस फूलने में और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी ज्यादा सांस फूल रही है तो आप जिस भी डॉक्टर से आप अपना कंसल्ट कर रहे हैं, आप उन्हीं को मिलिए। वो एक बार देखेंगे कि भाई कोई कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं, जैसे कोई बुखार तो नहीं है, बॉडी एक तो नहीं है। अगर सांस ज्यादा फूल रही है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि भाई आजकल पैनिक भी बहुत है लोगों के बीच में, तो ये सोच के भी कि भाई कोरोना है हमें, उस वजह से भी लोगों को काफी ये सांस ज्यादा फूलने लग गई है। दूसरी चीज, अपनी जो थेरेपी आप ले रहे हैं, मेंटेनेंस थेरेपी चल रही है, आपकी दवाइयां चल रही हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स चल रहे हैं, वो अपना कंटिन्यू रखिए। डॉक्टर से जरूर मिलिए, डॉक्टर एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कुछ लक्षण लग रहा है उन्हें, तो वो अपना उसी हिसाब से टेस्ट करवाएंगे और आगे देखेंगे। बिल्कुल। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सावधानियां ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑलरेडी पेशेंट हैं उन पे बहुत इजीली, कह सकते हैं अगर डॉक्टर साहब मैं गलत नहीं हूँ तो, कि बहुत इजीली अटैक हो सकता है या वो संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा कुछ चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल। डॉक्टर, अभी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, मैं वही कह रहा था कि जितने भी ये जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो चाहे अस्थमा, जिनको है अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स के प्रॉब्लम है, एक चीज़ मैं जानता हूँ, जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से ये थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि अमूमन अभी हमने देखा है एक दो मुंबई में एक बड़े जो है कह सकते हैं फिल्म कंपोज़र थे, म्यूज़िक कंपोज़र वाजिद खान, उनका देहांत हुआ। बताया जा रहा था कि जो उनको डायलिसिस की प्रॉब्लम थी वो चल रहा था, लेकिन कोरोना से पॉजिटिव हो गए और विद इन 24-48 आवर्स के अंदर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो क्या ऐसे जो पेशेंट हैं, ऐसे जो मरीज़ हैं, उनको किस तरीके से और सावधानी बरतनी चाहिए? जनरली आजकल यही कि किडनी वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें भी कोरोना काफी ज्यादा पाया जा रहा है। दूसरा यही है कि जब भी आप डायलिसिस करवाने जाते हैं किसी डायलिसिस सेंटर में, कम से कम चीजों को छूइए, प्लस अपना मास्क जरूर पहनिए। तीसरी चीज, अपनी डिस्टेंसिंग बना के रखिए। आजकल वैसे अस्पतालों ने सारे एहतियात ले रखे हैं कि भाई डायलिसिस मशीन को भी अपने एक डिस्टेंस में रखा है कि भाई 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, कि भाई उस एक पेशेंट से दूसरे को चीजें ट्रांसफर ना हो। प्लस अपना मास्क जरूर पहन के रखें जब भी डायलिसिस सेंटर में जाएं, क्योंकि आप मैक्सिमम रिस्क में रहते हैं। किडनी पेशेंट्स जो होते हैं वो जल्दी ही जब पकड़ लेते हैं। और किसी भी चीज को छूइए मत, अगर छूते हैं तो सैनिटाइजर यूज करिए या सोप एंड वाटर यूज करिए। अपनी दवाइयां कंटिन्यू रखिए। अपनी अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो विटामिन सी, जिंक ले सकते हैं। ये चीजें एहतियात रखेंगे तो अपने आप को ये बचा पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर शता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर शता, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं कि ये जो फीमेल्स की मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे समय में, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त परेशानी महिलाओं को ज़्यादा होती है, ऐसे समय में वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकती हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसमें?
डॉक्टर श्वेता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी, मैं आपको सवाल दोहरा देता हूं अपना। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी कई सारे हमारे, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं। जो महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं और दूसरी तरफ उनको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके से उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए? देखिए, विजाइनल हाइजीन तो बहुत ज़रूरी होती है, और विजाइनल हाइजीन के लिए बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वी वॉश है, आप वो यूज करें। जितने भी वॉश मार्केट में आते हैं उनको यूज करें, और सैनिटरी नैपकिन ज्यादातर यूज करें रादर देन द कपड़ा और समथिंग एल्स, जो कि गांव में ज्यादातर यूज होता है। आजकल तो सैनिटरी पैड्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं मोस्टली जगहों पर, तो वो यूज करें। और विजाइनल हाइजीन बहुत जरूरी है। कपड़े स्वच्छ पहने, साफ पहने और धो के पहने। और आपको लगता है कि हाँ, आपको बहुत ज्यादा, किसी महिलाओं को लगता है कि हमें महीना बहुत ज्यादा होता है तो, और बहुत दिनों से चलता है, बहुत हैवी होता है, तो अपने आसपास जितने भी आपके जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं या ऑनलाइन सर्विसिंग आजकल मिल रही है हर डॉक्टर से, तो उनसे जाकर कंसल्ट करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको महीना ज्यादा हो रहा है। क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होगी। हर चीज फोन पे डिस्कस करके नहीं बता सकते। क्या पता हमें चेकअप की जरूरत पड़े, हम आपको हॉस्पिटल में भी बुलाएं। और कुछ मेडिसिन पे भी हम कभी हम मेडिसिन पे भी रखते हैं, लेकिन सारे चेकअप होने के बाद ही कभी ब्लड टेस्ट भी कराने की जरूरत पड़ती है। बिना ब्लड टेस्ट करें हम कोई किसी को मेडिसिन नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, मैं आपको यहाँ एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से, ब्रिजबाला जी। भैया जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शायद दोबारा हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। अभी फिलहाल फ़ोन शायद कट गया है उसका। डॉक्टर श्वेता, यही चीज़ है, जैसे महिलाओं में मल्टीपल डिजीज़ होती हैं, चाहे वो जोड़ों के दर्द हो या फिर कह सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर उनको नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीज़ों। ऐसे समय में जब मल्टीपल डिजीज़ हैं ऑलरेडी, और उस वक्त अगर कोरोना संक्रमित हो जाती हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? और देखिए, अगर ऐसी मल्टीपल डिजीजेज हैं अगर एक पेशेंट को, तो उसको कुछ नहीं करना है। वही मैं बार बार वही रिपीट करूं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसी को फॉलो करिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखिए। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो अपना एक कमरा रखिए, और उसी में आप वॉशरूम अगर है तो वहीं पर वही वॉशरूम यूज करें, और वहीं पे सैनिटाइज करें अपने आप को। और हेल्दी डाइट लें, पानी खूब पिए, और हो सके तो विटामिन सी की टैबलेट्स मार्केट में आती हैं वो लें। और अगर आपके हार्ट इश्यूज हैं या बीपी के पेशेंट हैं तो नमक कम खाएं। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसको ना लें, और रादर देन आप यूज कर सकते हैं काला नमक यूज कर सकते हैं, सीधा नमक आता है वो, समुद्री नमक आता है वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको शुगर है तो आपको मीठे फल नहीं खाने, मिठाइयाँ नहीं खानी है, और शुगर मॉनिटरिंग रखनी है, और अपने आप को थोड़ा हेल्दी रखना है। और उसके साथ साथ आपको योगा, थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करना है, थोड़ा ध्यान लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो किस तरीके, क्योंकि वो अमूमन घर में भी रहते हैं और फिर बाहर जाते हैं फिर घर में आते हैं, उनको किस किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, जितनी वर्किंग वुमेन्स हैं, अगर मैं सबकी बात करूं तो जो जिनको जाना है बाहर, अगर कंपलसरी है तभी आप जाइए, अदरवाइज आप घर में ही रहिए। जितना हो सके आप घर से ही काम करिए। अगर आपको बाहर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो कंपनीज जो है, अगर आप वर्किंग है तो कंपनीज वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, तो कोशिश यही की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहने की कोशिश करें, बाहर ना निकलें। डॉक्टर, अभी मैं आपके पास आना चाहूँगा। अमूमन आप जैसे हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे तरह तरह के मरीज़, अलग अलग तरह के केसेस आते हैं, उस वक्त में थोड़ा सा संक्रमण फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या उन मरीजों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से एहतियात बरतें? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात वो सरकार कहे, मीडिया के थ्रू हो या दूसरे माध्यमों से लगातार कही जाती है। सोशल मास्क ज़रूर है, क्योंकि अब तो एक तरीके से कानून बन गया कि बगैर मास्क के आप बाहर नहीं निकलेंगे, वरना कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हॉस्पिटल्स या फिर ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, किस तरीके से उनको ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आजकल हमने भी हमारा अस्पताल फुटेज स्पॉट्स में हमने ओपीडी लगातार हम देख रहे हैं, बट हमने बड़ा निर्धारित तरीके से, बड़े संयमित तरीके से हम पेशेंट्स देख रहे हैं। सिर्फ अपॉइंटमेंट बेसिस पे देख रहे हैं कि कोई भीड़ भाड़ हमारी ओपीडी में इकट्ठी ना हो।
कि सिर्फ जिसका अपॉइंटमेंट होता है हम उसी को देखते हैं, कि भीड़ नहीं इकट्ठी होती है तो हम पेशेंट वही अपॉइंटमेंट के बेसिस पे ही देखते हैं। दूसरी चीज, अगर पेशेंट को लगता है कि भाई मेरे सिम्टम्स ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो अस्पताल अभी आने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, सांस में इतनी दिक्कत हो रही है कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, तो फिर सीधा इमरजेंसी में आइए रेदर देन ओपीडी के लिए वेट करना है। बाकी हमेशा अपने हाथ को धो के रखिए, अपने मास्क पहनिए। अगर आपने क्लॉथ मास्क भी पहन लेंगे तो 60% जो आपके पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो रुक जाते हैं, आपको इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। अगर ट्रिपल लेयर मास्क पहनते हैं तो 70 से 75% तक आपके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आप तक संक्रमित नहीं हो पाते। तो ये 2 मास्क आप यूज कर सकते हैं, मगर आम जनता के लिए क्लॉथ मास्क बहुत बढ़िया मास्क है, उसको यूज करिए। वो घर पे भी बन जाते हैं, उससे 60% आप एयर जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसको रोक सकते हैं। अपने हाथ को साफ करते रहिए, सैनिटाइजर से, सोप से, वाटर से, जहाँ पे भी आपको मौका लेता है अपने हाथ साफ करिए। किसी भी चीज को छूना, अब हमारा जैसे हमारी सोसाइटी अब न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ गई है। न्यू नॉर्मल कि हम कम से कम टाइम लगाते हैं चीजों को देखने में, जो चीज हमें चाहिए वो ली और हम चल दिए। कम से कम चीजों को हाथ लगाइए, नए रेस्पिरेटरी एटिक्वेट अपनाइए, हाथ अपने साफ रखिए, अपने हाथों को मुंह पे, नाक पे या आंखों पे टच मत करिए। ये चीजें हम जो आज कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल बन गया है, इन चीजों को हम अपनाएंगे तो इन्फेक्शन से बच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। अभी जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, फीमेल डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी तरफ मेल डॉक्टर्स भी हैं। आपको अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 012043884339। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो आप फ़ोन करके डॉक्टर से उसके लिए सलाह ले सकते हैं प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो शायद आप उसके नतीजे भुगत सकें या फिर भुगतेंगे, या फिर आप बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। उन सभी चीज़ों पर हमारे साथ 2 बड़े डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर श्वेता, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि अभी जिस तरीके से महिला, जैसे मैंने डॉक्टर अवी से भी इस चीज़ के बारे में पूछा कि हॉस्पिटल्स में फीमेल्स में क्या होता है कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर हम बात करें कि जो गाइडलाइंस हैं, जो रूरल एरियाज़ में जो महिलाएं रह रही हैं, ख़ासकर उनके लिए कुछ इस तरीके के जो टिप्स आप अगर आप दें, जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो अमूमन हाईटेक होता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई ऐसे माध्यम मिलते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, गांव देहात छोटे कस्बों में रह रहे हैं, उनको आप किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रूरल एरिया में जो भी महिलाएं रह रही हैं उनको वो सैनिटाइजर नहीं खरीद सकती, लेकिन बिल्कुल वही चीज मैं वही चीज कह रहा हूं। नॉर्मल साबुन आप जरूर खरीद सकती हैं, चाहे वो डेटॉल की फॉर्म में हो, चाहे वो एक लाइफबॉय की फॉर्म में हो, जो पहले भी आते थे, वो मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं। चाहे वो नॉर्मल एक सोप ही क्यों ना हो, चाहे वो एक लक्स साबुन ही क्यों ना हो, उसको जो आप नहाने में साबुन यूज करते हैं उसे आप हाथ धोने में भी यूज करिए और रेगुलर फ्रीक्वेंटली हाथ धोइए। चाहे कोई भी बर्तन उठा रही हैं या खाना बनाने जा रही हैं या कोई भी सब्जी आप लेने गई हैं बाहर, या आप काम कर रही हैं किसी के घर में, बर्तन झाड़ू पोछा जो भी कुछ कर रही हैं, तो उसको ग्लव्स तो उन्हें मिलेंगे नहीं, लेकिन वो एक थैली भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल थैली जो होती है उसको आप हाथ में बांध लें रबड़ से, और उसको पकड़ के, झाड़ू को पकड़ के आप काम करें, फिर पोछा भी वैसे ही लगाएं। तो ये महिलाएं घर में अपने आप को थोड़ा बचाव कर सकती हैं ऐसे, जो रूरल एरिया में रह रही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, एक चीज और, एरिया में हर चीज की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, मार्केट में यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी है, वो नहीं खरीद सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, जो हमें कभी नहीं पता होती, वो हम उन तक बताना चाहते हैं, और उनकी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उनको टैबलेट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो घर में जूस बना सकते हैं। खेतों में खीरे होते हैं, आजकल तो ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं, जो घर में ही सब्जियां उगाना पसंद करती हैं, जो खेतों की महिलाएं होती हैं, तो वो खीरे हैं,
खीरे की फॉर्म में है, टमाटर है, उनका घर में जूस बना सकती हैं, वो पी सकती हैं। और अगर वो ये भी नहीं होता तो आप बाहर से चने ले लीजिए, चने खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, तो क्योंकि ये सब चीजें आप कर जो सकते वैसे हैं। जिस अगर हम बात करें जो महिलाएं खासकर जैसे कि अभी कहा कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, उनमें अब थोड़ा सा संक्रमण देखने को मिल रहा है, क्योंकि पलायन बहुत बड़ी तादाद में हुआ, देश भर में, पूरे देश में पलायन हुआ। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जो कहीं दूसरे प्रदेश से अपने गृह जनपद पहुँचे और वहाँ पर वो अगर पॉजिटिव थे, वो किसी तरह का टेस्ट नहीं करवा पाए। जानकारी का अभाव थोड़ा सा कम था, इस वजह से जो है ज़्यादा। आखिरी सवाल, टाइम की थोड़ा सा कमी है, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा डॉक्टर अवी आपसे भी और डॉक्टर श्वेता आपसे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अवी के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर अवी, फाइनली मतलब अगर हम कहें कि जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो अस्थमा के हों, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे वो लंग्स के हों, चाहे वो आने वाले दिनों में, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है, अब जैसे जैसे जून का महीना शुरू हो गया, जुलाई आएगा, गर्मी भी लगातार बढ़ेगी, तो क्या और अलग से एहतियात बरतने की ज़रूरत है? देखिए, अब हम पहले हमारा सोचना ये था कि ये गर्मी हमारी बढ़ेगी और ये वायरस खत्म हो जाएगा, मगर मैं तो यही कहूंगा ये तो ऑल वेदर वायरस है, हम इसके साथ लड़ नहीं सकते, इसके साथ पीसफुली रह सकते हैं, अपने हाथों को साफ रख सकते हैं, अपना हैंड हाइजीन रख सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल कम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कि भाई मुंह पे नहीं लगाना, नाक में नहीं लगाना, आंखों में नहीं लगाना, मुंह साफ रखना है अपना। दूसरी चीज, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स यूज करेंगे, जब भी खांसते हैं या छींकते हैं टिश्यू पेपर्स यूज करेंगे, या हम अगर हमारे पास हैंकरचीफ या टिश्यू पेपर नहीं है तो हम अपनी कलाई का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम मास्क लगाएंगे, दूरी बनाए रखेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएंगे, खूब पानी पिएंगे, अपने अगर हम विटामिन लेना चाहते हैं विटामिन सी या जिंक लेंगे, अपनी शुगर्स को कंट्रोल में रखेंगे, हेल्दी जिएंगे, तभी इस बीमारी से हम बच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक और दर्शक जुड़े हैं, नोएडा से विनय कुमार हैं। विनय, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, उन लोगों को किस तरीके का मतलब ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उन लोगों को? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देखिए, ये जो बीमारी चल रही है उसमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी है इस टाइम, और ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा एंशियस नहीं होना है इस बीमारी को लेकर। जितना आप इससे दूर रहेंगे, मीडिया कवरेज से जितना आप दूर रहेंगे, जितनी भी हाईलाइटिंग आपको मिल रही है कि हाँ इतने पेशेंट्स हो गए, इतनों की डेथ हो गई, उनसे थोड़ा दूर रहिए। अपना मेंटल स्टेटस स्टेबल रखिए और साथ में अपनी डाइट हेल्दी रखिए। जितना आप हेल्दी डाइट लेंगे, आप अपनी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करते जाएंगे। आप कुछ सारे इन्फेक्शन से आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा वक्त की कमी है डॉक्टर अवी। डॉक्टर श्वेता, हम आप दोनों के बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय प्राइम न्यूज़ को दिया। हम समय समय पर आप लोगों से दोबारा भी फिर दर्शकों से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये दो डॉक्टर्स आज हमारे साथ थे। हम इसी तरीके से आपके सामने उन लोगों को रखेंगे, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे जो इस कोरोना महामारी से लड़ने के उपाय आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।